भगवान श्री कृष्ण भी अपना वचन तोड़ चुके। हम लोगों का एक तरीके से आरोप भी लगता है आपके ऊपर कि हमको भावनात्मक तरीके से विधायक जी मोटिवेट किए और हमसे कहे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं और वो हमारा शोषण किए, राजनीतिक शोषण किए। राजेश त्रिपाठी के पीछे टिकट भाग करके आया था। राजेश त्रिपाठी पार्टियों का दरबार नहीं लगाया था। कि हम पोस्टमैन थोड़ी हैं कि कोई हमें भेजेगा। भाई देखिए, नहीं, मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। मेरी दिनचर्या बदलती नहीं है। न मैं गिलास टकराने वाले लोगों में हूँ कि शाम के बाद गिलास टकरा जाएगी तो इनसे मत मिलो। 100 करोड़ रुपए का विद्युत पारेषण केंद्र कहाँ बना है? पश्चिमी। हम लिखते बहुत अच्छा है, सपने बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो मैं सपने दिखाता भी हूँ और सपने को पूरा भी करता हूँ। राजेश त्रिपाठी के लिए जितनी अहमियत बड़हलगंज की है, उतनी ही अहमियत गोला की है, उतनी ही अहमियत उरुआ की है, उतनी ही बनवार पार की है। मैं चाहता हूँ कमल खिले, फिर से खिले। वो कैंडिडेट कोई हो। ITI कॉलेज बन गया कि नहीं बन गया? पारेषण केंद्र, विद्युत पारेषण केंद्र बन गया कि नहीं बन गया? तो भाई चश्मा बदलो अपना। हमारा संसद और हमारी विधानसभा अपराधियों की बैठने की जगह नहीं है, वो अपराधियों की ऐसगाह नहीं है। आज चिल्लू पार पूरे गोरखपुर के दक्षिणांचल को सप्लाई करता है बिजली। मोदी हैं तो सब मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन है। वो दिन आएगा कि चिल्लू पार में कट्टे नहीं बनेंगे, चिल्लू पार में हवाई जहाज को उड़ाने वाला ग्रीन एनर्जी एथेनॉल बनेगा। नमस्कार, न्यूज़ 7 हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंदन मिश्रा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट माने जाने वाली चिल्लू पार विधानसभा की हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चिल्लू पार के वर्तमान विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस समय क्या माहौल चल रहा है और किस तरह से गर्माहट है राजनीति में। कैसे हैं सर? जी ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका 7 हिंदी पे। क्या हाल चाल है चिल्लू पार? बढ़िया है हालचाल। चिल्लू पार में विकास की जितनी आवश्यकताएं हैं वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि चिल्लू पार एक आत्मनिर्भर चिल्लू पार बने, एक विकसित चिल्लू पार बने, रोजगार युक्त चिल्लू पार बने, इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त चिल्लू पार बने। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। विधायक जी, आपने विकास की बात की तो जैसा हम देख रहे हैं, लगभग आप तीसरा कार्यकाल है आपका चिल्लू पार में और दशकों से आप राजनीति में हैं। तो 2017 के पहले चिल्लू पार के किस विकास को आप दूरदर्शी सोच से आप देखते थे? आपका टारगेट था कि इन 5 ऐसे कार्य हैं जो विकास कार्य हैं जिन्हें करना है और वो अभी तक न हो पाए हों। देखिए, मैं जब 2007 में चिल्लू पार से पत्रकारिता और सोशल वर्क से निकल करके और जब मैं सक्रिय राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया तो जो मेरा पहला जो एजेंडा था वो ये था कि चिल्लू पार का आइडियल बदलना चाहिए, रोल मॉडल बदलना चाहिए। क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बेटे को अपराध की दुनिया में भेजना चाहे। वो किन्हीं परिस्थितियों में चला जाए, सोहबत के असर से चला जाए, जैसे भी चला जाए गलत रास्ते पर, मगर कोई माँ बाप, कोई पत्नी ये नहीं चाहती, कोई बहन ये नहीं चाहती कि मेरा भाई, मेरा पति या मेरा बेटा जो है वो अपराध की दुनिया में जाए। और जब हम और वहाँ पे कुछ इस तरीके से दिनों में पिछले हमारे आने के पहले के 20, 25, 30 वर्षों में कुछ इस तरह का वहाँ माहौल बना कि अपराध करो और राजनीति में जाओ। तो ये परसेप्शन बदलने की टीस हमेशा थी। एक पत्रकार रहते, एक सोशल वर्कर रहते कि चिल्लू पार स्वामी करपात्री जी महाराज की धरती है जो धर्म सम्राट कहे गए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये स्वामी करपात्री जी महाराज जैसा संत उस धरती पे, उनके पूर्वज वहाँ पे रहे। राजा हरि प्रसाद मल्ल की धरती है वो। चिल्लू पार स्टेट हुआ करता था और 1857 में चिल्लू पार स्टेट ने
लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तो शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल की धरती रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की धरती रही है। फिराक गोरखपुरी जैसे साहित्यकार की धरती रही है, दुनिया का बादशाह रहा जो आदमी उर्दू के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। सतदेव शास्त्री की वो धरती रही है जो जिनकी किताबें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती रहीं, वो समाजवादी चिंतक रहे। तो इतने बड़े बड़े महापंडित भृगुनाथ चतुर्वेदी की वो धरती रही है जो पहली बार आज़ादी के बाद वहाँ विधायक बने और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे वो। तो ऐसे महारथियों के पहली बार वो वहाँ पे महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कैलाशवती देवी विधायक बनी थी वहाँ की। ऐसे ऐसे महारथियों के रहने, इतने एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक साइंटिस्ट, एक से एक इंजीनियर्स, एक से एक प्रोफेसर्स, एक से एक सोशल वर्कर, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के रहने के बावजूद वह क्षेत्र अपराध जगत से जुड़े लोगों के नाम पर जाना जाए, ये टीस रहती थी। तो जो पहला चुनाव में लड़ा था वो तो इस पे लड़ा था मैं। अच्छा। कि हमारा पहला चुनाव अपराध मुक्त और परसेप्शन बदलने का, आइडियल बदलने का था। अपराध मुक्त तो रहना ही चाहिए, आइडियल था कि हमारा आइडियल ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। सोशल वर्कर हो, साइंटिस्ट हो, पॉलिटिशियन हो, जो है वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फ्रीडम फाइटर हो, इस तरह के लोगों का था। तो पहला मेरा चुनाव वो था। मैं उस पर, मुझे इस बात का संतोष है कि मैं उस पर काफ़ी हद तक सफल हुआ। और फिर जब मैं दूसरी बार मुझे नहीं, 2007 में ही जब मैं चुना गया, तो जिनके खिलाफ मैं चुना गया उन्हें ये माना जाता था कि उन्होंने वहाँ विकास के काफ़ी काम किए हैं। तो मेरे सामने भी था कि मुझे उससे कोई बड़ी लकीर खींचनी होगी। तो सड़कों के मामले में उन्होंने काम किया था, नो डाउट, इस पर कहीं दो राय नहीं है। तो मेरे सामने ये था कि हमें सड़कों पे भी उनसे ज़्यादा काम करना होगा, तभी तो पब्लिक कहेगी कि हाँ हमने इनको चुना है तो ये अगले से बेहतर है। तो हमने सड़कों पे काम करना शुरू किया और गांव-गांव जो अम्बेडकर ग्राम से, उस समय बीएसपी की सरकार थी, मैं उसमें मिनिस्टर भी था, विधायक भी था। तो गांव-गांव जो अम्बेडकर गांव प्रस्ताव में जितने देता गया वो आता गया। तो बहुत सारी सड़कें बनी, हज़ारों सड़कें बनी और बड़ी सड़कें भी बनी, छोटी छोटी सड़कें भी बनी। लेकिन मेरे लिए ये था कि उनके रहते कार्यकाल में जितनी बार भी वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन अपने विभाग का कोई ऐसा ठोस कार्य वो नहीं करा पाए। लेकिन मैं एक राज्य मंत्री रहते हुए मुझे सौभाग्य मिला कि मैं 2009 में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ले गया 100 करोड़ रुपए का। आज तो करीब 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन जिसका शिलान्यास मैं किया, वो चाहता था मैं कि 5 साल के अंदर ही उस पर पढ़ाई शुरू हो जाए, मगर वो नहीं हो पाया। फिर 12 में मैं चुनाव लड़ा, 12 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और मैं विपक्ष में था। मैंने काफ़ी प्रयास किया कि उस कालखंड में पैसे मिल जाएं और काम हो, नहीं हो पाया। लेकिन जब 17 में योगी जी की सरकार आई तो मैं एमएलए नहीं बन पाया था। लेकिन योगी जी हमारे जो राजनीतिक आध्यात्मिक गुरु हैं वो हो चुके थे। तो मैं उनसे मिल करके और कई बार प्रयास करके मैं जो अधूरा काम था हमारा वो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का, उसे पूरा कराया। और इस बात का संतोष है कि आज वहाँ 125 डॉक्टर हर साल बन करके निकल रहे हैं। वो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वहाँ 12 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने करीब 60 जनपदों के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने लोकल एरिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक ये बड़ा कार्य मैंने किया था। आपने जो सवाल किया कि ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी आपको पूरे करने हैं, हाँ, उसी समय का टारगेट हो। तो पहला तो मैंने ये बताया कि 2007 में मैंने सपना देखा था कि मेडिकल कॉलेज बन जाए, वो जा कर के अब पूरा हुआ है। 2 साल से वहाँ डॉक्टर बन के निकल रहे हैं। दूसरा था हमारा कि बाढ़ मुक्त कछारांचल बनाने का, उस पर हमने लगभग 250 करोड़ रुपए ले आकर के सारे बंधों को ऊंचा कराया, चौड़ा कराया। हर साल बंधे कटते थे, टूटते थे, कट गया भागो भगदड़ बचती थी। वो कार्य भी पूरा कराया मैंने और पूरा का पूरा अच्छी जी तक बंधा कंप्लीट हो गया। इधर के वर्षों में, जब से मैं 15 साल से मैं एमएलए हूँ, 15 वर्षों में कहीं ये नहीं सुना गया कि बंधा टूट गया या बह गया। उसकी मोटी दीवार खड़ा कराना, पोल्डर पिचिंग कराना, ये कराया। लेकिन
एक जो था वहाँ पे कि हमारा आछी डी से सरिया जो बंधा हमारा 5 किलोमीटर छूट गया। लगभग गांव बह जाता है। नहीं, वो उसके पहले की बात आप कर रहे हैं। ये हमारा अभी नहीं बन पाया, उसके लिए मैं अभी भी प्रयासरत हूँ कि वो 5 किलोमीटर बन जाएगा और एक रेगुलेटर लग जाए वहाँ पर, और रेगुलेटर के साथ साथ पंपिंग स्टेशन, पंप हाउस लग जाए, ताकि बरसात का पानी जब जमा हो तो रात्रि में फेंक दे, और जब बरसात का पानी न हो तो हमारे सिंचाई के काम आवे। विधायक तो जी, इस तरीके से एक हमारा वो काम अभी अधूरा है, आपके कहने के जो सवाल आपका है। दूसरा, मैं पूरे क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप करना चाहता था। मैं उस पर काफ़ी हद तक सफल हुआ हूँ, और अगर मैं 17 से 22 भी जनता ने आशीर्वाद दे दिया होता, पूरा जनता ने आशीर्वाद दिया, मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा पैर टूट गया, मैं सफल नहीं हो पाया, तो वो जो 5 साल का कार्यकाल मेरा निकल गया, वो मिल गया होता तो आज कुछ स्थिति और होती। फिर भी मुझे इस बात का संतोष है कि हम ग्रेटर गीडा धुरियापाल इंडस्ट्रियल एरिया अपने एरिया में लेकर के आ गए हैं, और अब अंबानी, टाटा, अडानी जैसी बड़ी कंपनियां, केयान जैसी बड़ी कंपनियां वहाँ लगभग 20-22 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट अपने लगाने जा रही हैं। तो ये भी एक है कि आने वाले वक्त में हमारा ये प्रोजेक्ट भी अगर पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के हजारों हजार बेटे बेटियों को नौकरी और रोज़गार वहीं मिलने लगेंगे। बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज की भी मेरी मंशा, और नर्सिंग कॉलेज की हमारे यहाँ रही है। तो ये सारे काम हैं जो अभी एक 30 है जो मुझे पूरा करना है, और चूँकि मोदी हैं तो सब मुमकिन है, योगी हैं तो यकीन है। तो मुझे ये पूरा भरोसा है कि जो अगला कार्यकाल योगी मोदी का आएगा 27 के बाद वाला, 29 के बाद वाला, वो चिल्लू पार में जो हमारे ये अधूरे सपने हैं वो पूरे होंगे। अच्छा विधायक जी, विरोधी लिखते हैं कि विधायक जी लिखते बहुत अच्छा है, प्रशंसक हैं आपके वो, कि विधायक जी लिखते बहुत अच्छा है, और तंज कसते हैं कि विधायक जी लिखने में वो सब कुछ लिख देते हैं, वो वहाँ तक सपना दिखा देते हैं कि जिस योजना की चर्चा तक नहीं हुई रहती है उसका वो फीता काटने तक की सपने दिखा देते हैं अपने पोस्ट में। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कभी चिल्लू पाल ने सोचा था कि जहाँ कट्टे और बम जिस एरिया में बना करते थे, अपराधियों का इनकाउंटर जिस एरिया में पुलिस किया करती थी, उस झारझंग खाड़ में जहाँ पे अपराधियों की छिपने की जगह हुआ करती थी, क्या चिल्लू पाल ने सपना देखा था कि वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा और डॉक्टर बन के निकलेंगे जहाँ बम बनते थे? अगर क्या वो सपना राजेश त्रिपाठी ने दिखाया, जैसा कि आपका कहना है कि हमारे प्रतिद्वंदी ऐसा कहते हैं कि हम लिखते बहुत अच्छा है, सपने बहुत अच्छा दिखाते हैं, तो मैं सपने दिखाता भी हूँ और सपने को पूरा भी करता हूँ। मैंने सपना दिखाया कि अगर यहाँ का आइडियल अपराध क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति में आने का कोई हक नहीं है। अपराधियों की, गुंडों की, मवालियों की, राहजनों की, गिरहकटों की, पॉकेटमारों की जगह जेल होनी चाहिए। हमारा संसद और हमारी विधानसभा अपराधियों की बैठने की जगह नहीं है, वो अपराधियों की ऐसगाह नहीं है। वो अपराधियों को अपने कुकर्म को छिपाने के लिए खद्दर पहन के, सफ़ेद पहन के अगर कोई आता है तो ऐसे लोगों से हमारे समाज को दुत्कार मिलनी चाहिए। उसमें मैं सफल हुआ कि नहीं, ये सपना अगर 2007 में मैंने दिखाया तो क्या ऐसा करने वाला आज राजनीति भी छोड़ चुका है और दुनिया भी छोड़ चुका है, तो क्या यह मेरा सपना पूरा हुआ कि नहीं? तो जो सपना राजेश दिखाते हैं, राजेश त्रिपाठी उस सपने को पूरा करने की अपने बड़े नेताओं के भरोसे, अपनी जनता के भरोसे उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी राजेश रखता है। ये 2 उदाहरण मैंने आपको दिया, और एक सपना जो राजेश ने दिखाया कि कभी वो दिन आएगा कि चिल्लू पार में कट्टे नहीं बनेंगे, चिल्लू पार में हवाई जहाज को उड़ाने वाला ग्रीन एनर्जी एथेनॉल बनेगा। क्या वह एथेनॉल आज चिल्लू पार में बन रहा है कि नहीं बन रहा? 1200 करोड़ की कंपनी का पहला चरण पूरा हो गया है कि नहीं? क्या हम एथेनॉल बना के बेच रहे हैं कि नहीं देश को? दूसरा, राजेश ने सपना दिखाया कि एक दिन टाटा, अंबानी और अडानी की कंपनियां भी चिल्लू पार में आएंगी, चिल्लू पार के बेटे यहीं नौकरी करेंगे। क्या यह सपना मेरे राजेश त्रिपाठी ने सच होने की तरफ ले के चले हैं कि नहीं? आज वहां जाया जाए, आपका कैमरा भी कभी वहां जाना चाहिए, न्यूज़ 7 हिंदी का, और दिखाए कि वहां फैक्ट्रियों का काम शुरू हो चुका है। अर्थात
राजेश त्रिपाठी जो सपना दिखाता है, राजेश त्रिपाठी उस सपने को जनता के भरोसे, अपने लीडर्स के भरोसे पूरा करता है। एक और बात कह के कि राजेश त्रिपाठी ने कहा था, मैं अगर आ गया तो बंधे के नाम पर धंधा नहीं होने दूंगा। यह सपना अगर मैंने दिखाया तो आज कोठा से लेके अराची डी तक 45 किलोमीटर के जो बंधा था उसे 250 करोड़ रुपए लगा के पूरा पक्का कराया, पिचिंग कराया, और बंधे के नाम पर हर साल करोड़ों का होने वाले ठेकेदारों के खेल के धंधे को बंद कराया। ये साबित करता है कि राजेश त्रिपाठी सपने देखता भी है, सपने दिखाता भी है, और सपने को पूरा करने के लिए अपने 100% जिद पर भी उतरता है। 2020 का आपका पोस्ट मैं पढ़ रहा हूँ। आपने इस पोस्ट में चर्चा किया है कि मुख्यमंत्री जी का, चूँकि मुख्यमंत्री जी से आपने बात की, 2020 में आप थे नहीं, तो आपने वहाँ मिले और आप बात किए कि मुख्यमंत्री जी का चिल्लू पार के डेयरी भार से 220 केवी विद्युत परासरण केंद्र आरंभ कराएं, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राजा प्रसाद हरि प्रसाद मल्ल के नाम से करने का, मुक्ति पथ सहित तत्पष्टी कुटी खुडभार डेरवा खड़ेसरी में बोल्डर पिचिंग पार्को पाइप सिस्टम लगाने की, और चिल्लू पार में नया ITI और बड़हलगंज गोला में नया बस स्टैंड, उर्वा दसवंतपुर को डबल लेन करने की, ये सब मांग आपने की थी 2020 में। और 2026 में एक आपके विरोधी नहीं कहेंगे, जनता के द्वारा ही एक पोस्ट आया कि इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कहाँ तक काम हो गया, तो आपने उस पोस्ट में बकायदा लिखा। तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ एक एक करके। मेरे उस शुभचिंतक ने अगर ये बात कही है तो उनको मेरी ओर से धन्यवाद, आपके न्यूज 7 हिंदी की तरफ से। हमने 20 में कहा, महाराज जी मैं MLA तो नहीं रह गया हूँ, मगर मेडिकल कॉलेज को शुरू करा दीजिए। महाराज जी ने उसको सुना और आज मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया, और वहाँ 125 डॉक्टर बन करके हर साल निकल रहे हैं BHMS। ठीक बात। यानी पहला वादा जो हमने मांगा मुख्यमंत्री जी से मिला। दूसरा हमने कहा, महाराज जी मुक्ति पथ से लेके तपस्वी कुटी तक आप जो है वो कटाव तेज हो गया है, उसको बोल्डर पिचिंग करा दीजिए। महाराज जी ने जितना मांगा उससे ज़्यादा दिया। महाराज जी ने बड़हलगंज लेटा घाट को भी बोल्डर पिचिंग कराया। महाराज जी मुख्यमंत्री जी ने कलूट के सिवाला का भी बोल्डर पिचिंग कराया, मुक्ति पथ का भी कराया, तपस्वी कुटी का भी कराया, हरिप्रसाद मल्ल के किले के पास भी कराया, और डेरवा का भी कराया, पार्को पाइन भी लगवाया, बिसरा का भी करवाया, सोढ़ाबीर का भी करवाया। यानी महाराज जो हमने मुख्यमंत्री खुडभार का भी कराया, ददरी का भी कराया, आछीटी का भी कराया, और इस समय 36 करोड़ रुपए दे करके दिस्तवलिया और बगहा का भी करा रहे हैं। यानी जो बोल्डर पिचिंग की मांग मैंने की 100% मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मांगा था कब? जब मैं MLA नहीं था। जिसे जिम्मेदारी दी गई थी, जनता ने दिया था जिम्मेदारी कि वो मांगे और मुख्यमंत्री से मिलके कहे कि हमको ये चाहिए, वो तो चेहरा छुपाता रहा। वो आदमी मुख्यमंत्री के सामने कभी पड़ा नहीं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था आपके पूज्य पिताजी या आपके पूर्वजों ने कि आप मुख्यमंत्री से मिलकर के अपने क्षेत्र की जनता के लिए मांग नहीं कर सकते थे? लेकिन एक पराजित हुआ व्यक्ति अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मानते हुए, कि माना कि मैं MLA उस समय नहीं था, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में मैं 10 साल वहाँ काम किया था, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से मांगा तो वह भी मिला। राजकीय ITI को मैंने कहा, महाराज जी उसको ध्वस्त करा के, पुराना जर्जर ITI उसको ध्वस्त कराइए, वो बिल्डिंग चू रही है, खराब बना है, उसको नया बनवाइए। राजकीय ITI कॉलेज भी बन करके तैयार होकर लोकार्पण किया CM साहब ने अभी पिछले महीने वहाँ पर। तो जो कुछ हमने मांगा, डेयरी भार का आपने चर्चा किया, 220 kV का विद्युत पारेषण केंद्र बरहुआ से लाइन चलती थी, वो गोरखपुर आती थी और गोरखपुर से आके फिर हमको मिलती थी। आज चिल्लू पार पूरे गोरखपुर के दक्षिणांचल को सप्लाई करता है बिजली। तो यह भी अगर किसी ने कराया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के 17 से इसी 27 के कार्यकाल में हुआ। तो मैंने 2020 में लगभग जो मांगा, उसमें जो आप 20 पोस्ट पढ़ रहे हैं उसमें 99%
योगी जी ने उसे पूरा किया है। या यूँ कह लीजिए कि जब मैं उनका प्रिय जब 22 से 27 में जनता ने जिम्मेदारी सौंपी तो तेजी से इन 5 वर्षों में जो पिछले 17 से 22 के भी काम अधूरे पड़े थे वह भी, और इन 5 वर्षों में जो मांगा वह भी, आज कोई ऐसा महीना नहीं है जब योगी जी हमें 10-20 करोड़ की सड़क चिल्लू पार को न देते हों। अच्छा, हाजीपुर पुल वह भी मैं कहा गोला बस बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। हाँ बता रहा हूँ। गोला बस स्टैंड तो ये समझिए कि बड़ालगंज तो बस स्टैंड है कि आदमी बस रुकता है, लेकिन गोला बस स्टैंड वह भी बता रहा हूँ। हाजीपुर का पुल यह भी राजेश त्रिपाठी के ही समय का जब 2007 में राजेश त्रिपाठी एमएलए मिनिस्टर हुए तो वहाँ के मीडिया में एक खबर छपी कि काश जो है यहाँ पे एक हाजीपुर से गोला को एक मिल जाता तो गोला बाजार का भाग्योदय हो जाता। मैंने उस खबर को देखा और मैंने वहाँ के रिपोर्टर से मिला कि आप चाहते क्या हो। उन्होंने बताया एक सजग जनप्रतिनिधि का यही काम है कि एक छोटी से खबर पे भी उसकी पैनी नज़र होनी चाहिए। राजेश त्रिपाठी उस खबर को लेके आते हैं, यहाँ पे हाउस में भी उसको लगाते हैं, याचिका भी लगाते हैं, 151 में 301 में उसको लगते भी हैं, और इसके अलावा अपने मुख्यमंत्री जी से और उस समय के हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सिंचाई मंत्री थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, उनसे व्यक्तिगत मिल करके और ये अपना हठ भी करते हैं कि हमें हमारे नए चिल्लू पार जो आने वाले समय में 12 से 17 बनेगा उसमें हमको ये चाहिए। उसी का वो फिर डीपीआर बनता है उसी समय में हमारे ही कार्यकाल में, और फिर अखिलेश जी की सरकार आ जाती है, मैं एमएलए हो जाता हूँ, फिर मैं उस सरकार में भी बार बार शिवपाल जी से मिलता हूँ, हाउस में भी अपनी बात रखता हूँ और व्यक्तिगत रूप से सिंचाई मंत्री से मिलता हूँ कि भाई मुझे ये पुल चाहिए, पीडब्ल्यूडी से मिलता हूँ मुझे ये पुल चाहिए, और फिर 2016 में आनन फानन में उसकी शिलान्यास भी शिवपाल जी करते हैं आजमगढ़ में। 17 में योगी जी आ जाते हैं। योगी जी से मैंने कहा कि ये पुल बहुत ज़रूरी है, भले ही इसको सपा के सॉल्वेंट में बसपा के समय में डीपीआर बना हो, शिलान्यास हुआ हो, लेकिन यह पुल चिल्लू पार के लिए आजमगढ़ को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर केवल 20 करोड़ रुपए केवल जारी किया गया था टोकन मनी, पूरा का पूरा पैसा योगी जी ने 300 करोड़ योगी जी ने उसको दिया उस पुल को। लेकिन वह पुल जो बनाया गया इतना आनन फानन में ख़राब उसका इंजीनियरिंग सिस्टम था कि उसके पुल के बड़े हिस्से और सड़क बह गई। फिर दोबारा मैं योगी जी से मिला और फिर से 350 करोड़ रुपया ले आया, और अब वो पुल अपने अंतिम चरण में है और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर तक संभवतः हम लोग उस पुल पे चलना शुरू कर देंगे, या हो सकता है किसी तकनीकी से कद महीना 2 महीने का भले लेट हो जाए, लेकिन वो अपने अंतिम चरण में है। यानी वह भी वादा योगी जी ने पूरा किया। तीसरा जो आपका एक मांग जो आप कह रहे हैं बस स्टेशन का, बड़हलगंज का बस स्टेशन उसका मैंने पुनर्निर्माण कराया, वो कंप्लीट हो चुका है। गोला में बस स्टेशन की स्वीकृति है, मैं करा चुका हूँ, बस केवल मामला वहाँ फंस रहा था ज़मीन का, क्योंकि जितनी ज़मीन हमको सड़क के किनारे चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। एक जो ज़मीन हम लोग को मिल रही थी सीलिंग की, लेकिन उसमें हाई कोर्ट में मामला चल रहा था। भाई ज़मीन तो चाहिए ना, सड़क के किनारे केवल एक सेट तो बनाना नहीं है। फिर हम लोगों ने नुआव के प्रधान जी से मिल करके उनके धन्यवाद भी देना चाहूँगा, उन्होंने नगर पंचायत की सीमा पर बड़हलगंज और गोला के बीच में नगर पंचायत गोला की सीमा पर ज़मीन उपलब्ध कराई, उसको हम लोगों ने परिवहन विभाग के नाम किया। अब तक वह निर्माण शुरू हो गया होता, लेकिन एक मामला फंस गया कि जो रास्ता था उस ज़मीन पे जाने के लिए बस स्टेशन पर वो पतला था। अभी आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज ही मैं परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी से मिल के आया हूँ कि भाई जो पतला रास्ता है उतना आप खरीद लीजिए ज़मीन, आपको इतनी ज़मीन सरकार ग्राम समाज से मिल गई है, आप इतनी ज़मीन खरीद लीजिए ताकि वो बन जाए। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र गोला के बस स्टेशन का सपना पूरा होगा। 5 साल और लगे? नहीं, 5 साल नहीं लगेगा, हो सकता है इसी अभी 6 महीने का कार्यकाल जो हमारा इस सत्र का बचा है, हम इसी कार्यकाल में काम को शुरू करा लेंगे। पश्चिमी छोर के लोगों का कहना है कि ये सौतेला व्यवहार विधायक जी कर देते हैं। नहीं, जितने विकास कार्य होते हैं इनका बड़हलगंज और इधर हो जाता है पूर्वी तरफ, पश्चिमी के लोगों को सौतेला वाला मान लेते हैं। हाँ, पश्चिमी छोर के लोगों का
ये कहना नहीं है। पश्चिमी छोर के लोग संतुष्ट हैं। पश्चिमी छोर के कुछ नेताजी लोगों का कौन कोई नेता हो, पश्चिमी छोर के उन नेताजी लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में इस बांटो और राज करो का कीड़ा कुलबुलाया रहता है। कभी उनके पूर्वज कुछ और कर गए, बांट करके राज किए, वही करते हैं। राजेश त्रिपाठी के लिए जितनी अहमियत बड़हलगंज की है, उतनी ही अहमियत गोला की है, उतनी ही अहमियत उरुआ की है, उतनी बनवार पार की है। बता रहा हूँ आपको, राजेश त्रिपाठी के ही कार्यकाल में धुरिया पार से शाहपुर की डबल लेन की सड़क, वो पश्चिमी छोर में आता है कि नहीं, बना कि नहीं बना। 68 करोड़ रुपए लगा करके बताया जाए बड़हलगंज में 68 करोड़ की कौन सड़क बनी है। तो सर्वाधिक तो उरुआ बाजार में मैंने कर दिया, एक ही सड़क पे 68 करोड़ दिया। दूसरा, पश्चिमी छोर उरुआ बाजार के पास सिकरीगंज कोई बाजार से एक सड़क निकलती है जिसका नाम है राम जानकी मार्ग, और वो जाती है पटना, चिल्लू पार के पटना तक। बड़हलगंज ब्लॉक में वो सड़क है 20 किलोमीटर, और बाकी की जो सड़क हमारी है 30 किलोमीटर, वो पूरी की पूरी बड़हलगंज के पश्चिमी छोर में है। तो हम जो 1200 करोड़ की सड़क ले आए हैं, उसमें 1000 करोड़ की सड़क तो केवल पश्चिमी क्षेत्र में है। तो ये कहना, आज इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ लग रहा है, 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट राजेश त्रिपाठी कहाँ लेके आए हैं। अडानी की कंपनी कहाँ लग रही है, पश्चिमी चिल्लू पार में। आडवाणी की कंपनी, अंबानी कंपनी कहाँ लग रही है, पश्चिमी चिल्लू पार में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कंपनी कहाँ लगी, पश्चिमी चिल्लू पार में। तो ये कहना कि पश्चिम और पूरब का भाट करते हैं, इन नेताओं को इससे बाहर आना चाहिए। अगर कल को भविष्य में वो भी राजनीति करना चाहेंगे तो अपने क्षेत्र को बांटो मत। पूरा चिल्लू पार सबका है, आपका भी चिल्लू पार सबका हो, मेरी कामना है, शुभकामना है। लेकिन बांटो और राज करो का ये जो घिनौना खेल खेल रहे हो भाई, ये मत करो। चिल्लू पार की जनता को पता है बिजली सबको मिलती है। बरहुआ का जो कॉलेज जो अभी आपको 200 के भी का 100 करोड़ रुपए का विद्युत पारेषण केंद्र कहाँ बना है, पश्चिमी उसी तथाकथित नेताजी के क्षेत्र में बना है। जो कहते हैं ITI, राजकीय ITI कहाँ बना है, उसी गोलापल क्षेत्र में बना है। यार अरबों खरबों के सब जो है पूरा कार्य वहाँ हो रहा है, और आप कहते हो आज गोला का 500 करोड़ का पुल बेबरी गाजी वो कहाँ बन रहा है। मैं आपसे पूछ रहा था कहाँ पर। विपक्ष, देखिए विपक्ष का ये कहना है कि विधायक जी क्या करते हैं, बस मीठी मीठी बातों को पोस्ट के जरिए लिखते हैं, और जो काम लिखते हैं कि ये होने वाला है तो उसमें एक अपना कार्यकाल बिता देते हैं, एक कार्यकाल बिता। नहीं, मुझे लगता है उन लोगों को अपना चश्मे का नंबर बदल लेना चाहिए। उन्हें दिखना चाहिए हाजीपुर का पुल का काम चल रहा है कि नहीं, एथेनॉल प्लांट जो है वो काम चिमनी से धुआं उठ रहा है कि नहीं, एथेनॉल की फैक्ट्री गोला क्षेत्र में चल रही है कि नहीं चल रही है, अडानी अंबानी की कंपनी, केयान की कंपनी के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, ITI कॉलेज बन गया कि नहीं बन गया, पारेषण केंद्र, विद्युत पारेषण केंद्र बन गया कि नहीं बन गया। तो भाई चश्मा बदलो अपना। क्या कर रहे हो आप, राजेश से नफरत करने में सरासर हलाहल झूठ क्यों बोल रहे हो। पब्लिक तुमको कहाँ खड़ा करेगी, पब्लिक देखेगी कि ये तो काम हो रहा है, नेताजी बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है, तो पब्लिक राजेश को नहीं कुछ कहेगी, पब्लिक आपके कैरेक्टर को डैमेज कर देगी। इसलिए हे मेरे भाई, राजेश से नफरत करने के चक्कर में करो नफरत, करो विरोध, लेकिन अपना कैरेक्टर तो डैमेज मत करो भाई। पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है पब्लिक। एक चीज़ और विधायक जी, 2022 के चुनाव में आप कई मंचों पे आपने ये कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, और इस चीज़ को लेके सभी लोगों के मन में है कि ये विधायक जी का अंतिम चुनाव है। लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक जी तो एकदम सक्रिय लगे हुए हैं, इनका अंतिम चुनाव कैसे है, वो तो दो मुँही बात कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इधर अपने पुत्र को भी क्षेत्र में घुमा रहे हैं, और एक तरफ उस समय लालीपाप दिए। हम लोगों का एक तरीके से आरोप भी लगता है आपके ऊपर कि हमको भावनात्मक तरीके से विधायक जी मोटिवेट किए और हमसे कहे कि हम अंतिम चुनाव लड़ रहे हैं, और वो हमारा शोषण किए, राजनीतिक शोषण किए, और अब वो सक्रिय हैं। तो आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि न तो मैं भावनात्मक शोषण करता हूँ, न किया हूँ, न ही कोई लालीपाप किसी को दिया हूँ। ये जो
ख्याली पुलाव अगर आपने किसी बात पे बनाए हैं उसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं आपको गिना रहा हूँ कि मैंने ये काम किया, आप उस काम को देख नहीं रहे, कह रहे नहीं साहब आपको कोई काम नहीं किया। ठीक इसी तरीके से बिल्कुल 2 मंचों पे यह बातें आई थी। आपने कही भाई बिल्कुल, अरे मैं छुपवाए थे कि अगली बार हाँ लिखित दिया। भैया मौखिक, अरे भैया मैं मौखिक नहीं लिखित की बात कर रहा हूँ, मैंने लिखित भी यह बात कही है। आज की तारीख में चुनाव है नहीं, 27 का चुनाव है। 27 का है तो आज के दिन है, तो जब दावेदारी होगी तब की बात करिएगा। अभी आप करें आप सक्रिय क्यों हैं? तो क्या करूं, घर बैठ करके तस्तरी में विधायक पद को सजाऊं और मैं कहूं कि आओ लाठी निकालता हूं, आओ ले लो। विधायक का पद तस्तरी में पेश किया जाता है किसी को। हमने आपको इशारा किया ना कि 22 में दावेदारी नहीं करूंगा, तो कहाँ थे 5 साल आप लोग? 6 महीने चुनाव रह गया तो आपके पाँव में चक्कर भागना शुरू किया है। ऐसे नहीं होते। 47 साल राजेश त्रिपाठी चिल्लू पार की गलियों में खाक छाना है। वही विधायक पद के नहीं, राजेश त्रिपाठी कभी पेड़ों पे लटका नहीं करता था, मैं हूँ भावी प्रत्याशी। राजेश त्रिपाठी कभी पोलों पर पेड़ जो है ये बिजली के पोलों पर लटका नहीं करता होर्डिंग लगा करके। राजेश त्रिपाठी अपना काम करता है। राजेश त्रिपाठी के पीछे टिकट भाग करके आया था। राजेश त्रिपाठी पार्टियों का दरबार नहीं लगाया था। स्मशान पर बैठा था राजेश त्रिपाठी और बसपा का टिकट पहुंचा था। अपने को बनाओ ना ऐसा। कौन कह रहा है? आप क्यों नहीं 5 साल में अपने को ऐसा बना लेते हो कि पार्टियां कहें हटो राजेश, ये रहा हमारा अगला उम्मीदवार। आपको करना चाहिए था। बाकी आपको दर्द ये है पेट में, राजेश त्रिपाठी चलता क्यों है? तो राजेश त्रिपाठी विधायक नहीं था तो भी चलता था। राजेश त्रिपाठी विधायक राजनीति में नहीं था तो भी चलता था ऐसे ही। राजेश त्रिपाठी विधायक हो गया, मंत्री हो गया, तब भी चलता था ऐसे ही। राजेश त्रिपाठी चुनाव हार गया तब भी ऐसे ही सक्रिय था। राजेश त्रिपाठी विधायक है आज, तब भी ऐसे सक्रिय। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी कर ले दीजिए। और राजेश त्रिपाठी कल को नहीं रहेगा तो भी ऐसे ही चलेगा। काम करने वाले को, चलने वाले को खोज लेगा कोई प्रोजेक्ट स्मशान घाट जैसा और करना शुरू कर देगा। आपको तस्तरी में कोई चीज़ चाहिए, मुझे परोस के दिया जाए खाने के लिए। राजेश त्रिपाठी भोजन पैदा भी करता है, पकाता भी है, बनाता भी है और ज़रूरत पड़ती है तो खाता भी है। ठीक है ना? तो इन लोगों से कह दीजिए जो लोग आपसे सवाल करने के लिए भेजे हैं। नहीं सर, भेजा कोई नहीं है। हम किसी का, देखिए हम पोस्टमैन थोड़ी हैं कि कोई हमें भेजेगा। भाई देखिए, नहीं मैं पोस्टमैन नहीं हूँ। मेरा काम है कि जनता अगर कुछ पूछ रही है या प्रतिद्वंदी आप पे तंज कस रहे हैं तो मेरा सवाल भाई तो मेरा जायज है। मैं आप नहीं पोस्टमैन है, मैं पोस्टमैन हूँ। मैं जनता के विकास की चिट्ठी को पहुंचाता हूं और विकास के मनी ऑर्डर को जनता तक ले आके दे देता हूं। आप ना हो, मैं पोस्टमैन हूं, मैं जनता का पोस्टमैन हूं। नहीं, ये बिल्कुल ये कहा जाता है कि जो लोग आपके साथ रहे। रिपोर्टर को भी मानता हूं, मैं रिपोर्टर को भी मानता हूं, आप अपने को ना मानिए। रिपोर्टर को भी मानता हूं कि वह जनता की चिट्ठी को, वो दर्द भी होता है, वो शिकायत भी होती है, वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचाता है। जनता की बात हम पहुंचा सकते हैं। मैं जनता की बात कर रहा हूं। मैं जनता की, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैं यही मानता हूं कि हम आप सत्ता शासन की कड़ी हैं, रिपोर्टर भी और एक जनप्रतिनिधि भी। मैं उसको, चूंकि मैं भी 16 साल इसी में रहा हूँ, इसलिए मैंने बात कही। मेरी बात अगर आपको नागवार लगी, नागवार मैं बिल्कुल पोस्टमैन मानता हूँ। जो लोगों ने कह के भेजा, हाँ नहीं भेजा नहीं, ठीक है। आप स्वयं किसी का फेसबुक पढ़ के अपने मन में सवाल बनाए, मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि सोशल मीडिया में आपने मीडिया में आए दिन मंचों पे या जब भी लोग निकलते हैं तो जब मुलाकात होती है या जो भी चर्चाएं होती हैं, हम तो वही सवाल करेंगे। तो भाई मैं पहली बात तो उन्हें तकलीफ किससे है? मेरी सक्रियता से या मेरे वादे से? तो सक्रियता तो पहले जवाब तो ले लीजिए कि मैं ऐसा ही हूँ। और मैं सुबह 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक ऐसे ही रहता हूँ, इसी रूप में रहता हूँ। मेरी दिनचर्या बदलती नहीं है। न मैं गिलास टकराने वाले लोगों में हूँ कि शाम के बाद गिलास टकरा जाएगी तो इनसे मत मिलो। मेरी कोई गिलास भी टकराती नहीं है। अच्छा, सूर्यास्त पंजाबी में मैं उसमें कभी नहीं हूँ कि भैया आप इस विधायक जी से या नेताजी से अब शाम के बाद बात नहीं होगी। ऐसा भी कोई नेता है क्या? बहुत लोग होते हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये है कि मैं 24/7
और 24x365 डेज मैं ऐसा ही हूँ, 365 दिन ऐसा है। ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैं सक्रियता, मेरी सक्रियता से आपको लगता है कि ऐसा है। ये काम नेतृत्व का है, किसे लड़ाएगा किसे नहीं। ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं तस्तरी में परोस करके किसी नेताजी को चिल्लू पार की सीट नहीं दे सकता, क्योंकि चिल्लू पार को 1952 के पहले चुनाव में श्री भागवत तिवारी जी जनसंघ से चुनाव लड़े थे और 2000 वोटों से जनसंघ हार गया था। दीपक बुझ गया था, दीपक जल नहीं पाया था, दीपक चुनाव चिन्ह था। तो 1952 से जनसंघ चाहता था कि वहाँ हमारी हमारी नहीं, कमल तो था ही नहीं, हमारी विचारधारा का नेतृत्व हो 1952 में। फिर 1980 में भाजपा आई। भाजपा 1980 से लेके और 22 तक इस प्रयास में लगातार रही, कैंडिडेट पे कैंडिडेट चेंज करती रही, तमाम रणनीति बनाती रही कि वहाँ पे कमल खिले, हमारी विचारधारा का नेतृत्व करता यहाँ मिले। वो मिला नहीं। 1952 से लेके 1922 तक ये लगभग आपका ये जो समय है ये लगभग 70 साल का होता है। इन 70 वर्षों में 78 साल का इतने वर्षों की तपस्या के बाद चिल्लू पार के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने जो कमल खिलाया है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ज्योति चिल्लू पार में जलाई है, उसे यूं ही किसी की इच्छा पर, किसी को तस्तरी में मैं दुश्मन को, अपने राजनीतिक विचारधारा वाले दुश्मन को प्लेट में नहीं दे सकता। मैं चाहता हूं कमल खिले, फिर से खिले। वो कैंडिडेट कोई हो वो जाएं, वो आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नवीन जी, आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय पंकज चौधरी जी, आदरणीय योगी जी या विनोद राय जी और जनार्दन तिवारी जी, यही लोग नेतृत्व करता है। वो लोग उनसे जाएं, टिकट लाएं। अगर मैं उनका जिंदाबाद और भाजपा जिंदाबाद का झंडा उनके पीछे लगे न घूमूं तब ना। नहीं मतलब दावेदारी करेंगे इस बार कि नहीं करेंगे? अरे भैया, हमने कब की है कि दावेदारी किया है? अरे दावेदारी से टिकट नहीं मिलता है, टिकट दावेदारी से नहीं मिलता। एक इच्छा जैसे नहीं, कि हम इच्छा जाहिर करेंगे, भाई हम सक्रिय हैं, हम वर्तमान विधायक हैं, तो पार्टी आगे देगी। लेकिन आप कह दिए, आप नेतृत्व से कह दिए कि ये हमारा अंतिम चुनाव था। नहीं, 22 अंतिम चुनाव है। नहीं, मैं नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जनता में कहा, मैंने उन लोगों को कहा 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित नेता बनने के बाद भी विश्वासघात किया लोगों ने, और विश्वासघात करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया, कमल के फूल को हरा दिया। और इसलिए हरा दिया कि 17 में राजेश हार जाएगा तो 22 में उनकी दावेदारी हो जाएगी। मैंने तब ये बात कही थी कि तुम्हें लगता है कि कुंडली मार के मैं बैठ जाऊंगा, तो नहीं बैठूंगा कुंडली मार करके, नहीं करूंगा दावेदारी, लेकिन आओ मिल करके कमल खिलाओ। लेकिन विडंबना, एक आध को छोड़ दिया जाए, फिर वही गद्दारी की गई, फिर पार्टी को धोखा दिया गया। बैठू तेरी गोद में, उखाड़ू तेरी दाढ़ी, बनते हो भाजपा के नेता और भाजपा की कमर तोड़ते हो। ऐसे लोगों के लिए आप कहते हैं कि मैं अपने वचन का पक्का बन जाऊं। अरे वादा किया था, बिल्कुल किया था। तो वैसे लोग आवे कैंडिडेट, बिल्कुल करूंगा। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं हमारी सीट जा रही है, हमारी पार्टी को लगेगा कि नहीं हमारी ये सीट जा सकती है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी अपना वचन तोड़ देंगे, वचन तोड़ देंगे। मैं तोड़ चुका। मैंने संकल्प लिया था कि मेरी दाढ़ी रहेगी जब तक मुक्ति पथ का निर्माण होगा। लेकिन एक वक्त आया, मेरी माँ का देहांत हुआ, पुत्र धर्म निभाने के लिए मैंने अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ गई। मुझे संकल्प था दाढ़ी रहेगी, तो बिल्कुल इच्छा यही है कि मेरा वचन रह जाए, बिल्कुल इच्छा है। लेकिन अभी पेट में दर्द मेरी सक्रियता से है। आपका आलम, आपको आपकी विरोध, आपको शिकायत किससे करनी चाहिए? मेरी शिकायत करो ना, ऊपर जाके टिकट कटवा के ले आओ। आप शिकायत करोगे फील्ड में राजेश त्रिपाठी की, राजेश त्रिपाठी नहीं है, कमल का फूल हाथ में है, सिंबल है कमल का फूल। आप प्रकारांतर से राजेश त्रिपाठी के नहीं, अपने दल के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। राजेश त्रिपाठी आज MLA है और कहा जा रहा है तिरंगा यात्रा में शामिल होता है, होंगे नहीं हम। राजेश त्रिपाठी आज MLA है और कहा जाता है कि आपको पार्टी के कार्यक्रमों में जाना है, जनता कार्यक्रम में जाना है। आपके पेट में दर्द क्यों उठता है भाई? आप भी जाओ। तो आपको राजेश की सक्रियता से जलन है,
तो ये राजेश की सक्रियता से आपको जलन हो। आपने अपना वचन निभाया क्या? आप हमारे वचन पे आपको बेचैनी है। आपने जिन लोगों को ये दर्द है उन लोगों ने अपना वचन निभाया क्या? कहाँ निभाया? और फिर राजेश त्रिपाठी से आप कौन होते पूछने वाले? जैसे अखिलेश जी हैं इस समय, राम मंदिर पे भगवान राम का मोह जगा हुआ है। जब राम का मंदिर बना तब तो विरोध कर रहे थे, आज उन्हें चढ़ावा पे बड़ी चिंता हो रही है। अरे आप राम के अस्तित्व को ही नकार चुके हैं अखिलेश जी, और आपको चढ़ावा पे हो रहा है। ठीक वही हालत इन लोगों की है। तो ये माना जाए कि 27 में अगर शीर्ष नेतृत्व किसी और चेहरे को चुनती है चिल्लू पार में, तो राजेश त्रिपाठी जी खुल के उनको समर्थन देंगे, तन मन धन से साथ खड़े रहेंगे और खुद प्रचार करेंगे। राजेश त्रिपाठी एक लाइन कह रहा है, राजेश त्रिपाठी नेतृत्व के अपने निर्णय का सम्मान करेगा। राजेश त्रिपाठी को अगर कहा जाएगा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, तो बिल्कुल राजेश त्रिपाठी की इच्छा तो 22 में हमने जाहिर कर ही दिया था, तो हमारा वचन भी रह जाएगा। और जो भी पार्टी का टिकट लेकर आएगा, एक को छोड़कर कोई समाजवादी पार्टी से पहुंच के चला जाए और कहे कि मैं अब आ गया हूँ, वो मेरा प्रचार करिए, तो कदापि नहीं करूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस से आप ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहा हूँ। यानी 27 का टिकट मतलब एकदम आपका कंफर्म है विधायक जी? नहीं कॉन्फिडेंस नहीं। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वालों में शामिल रहे लालकृष्ण आडवाणी जी आदरणीय, और एक वक्त आया कि लालकृष्ण आडवाणी जी को कहा गया कि अब आप घर बैठिए। भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मनोहर, पंडित मुरली मनोहर जोशी जी हाँ। बनारस से सिटिंग सांसद थे, लेकिन कहा गया कि आप बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कॉन्फिडेंस करना या किसी दल में कि मैं ही लड़ूंगा, ये चीज़ संभव नहीं है। ये नेतृत्व का विषय है, क्योंकि नेतृत्व को हर हाल में राष्ट्रवादी सोच विचारधारा बनाए रखने के लिए भाजपा का, एनडीए का बने रहना जरूरी है। तो जो नेतृत्व को लगेगा कि हमें कौन सीट, किसके हाथ में कमल का फूल दे करके, किसके हाथ में एनडीए की बागडोर के दे करके हमको आगे लड़ना है, ये नेतृत्व तय करेगा। हम कौन होते हैं लड़ने वाले? हम पेड़ों पे लटकने से नहीं टिकट मिला करता है भाई। इन लोगों को मैं यही तो समझा रहा हूँ, जो लोग मांग रहे हैं, पेड़ों पे नहीं मिलेगा। या तो जनता के दिल में उतरिए या फिर पार्टी के दिल और दिमाग दोनों में उतरिए, आपको ये करना होगा। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको भी भाजपा का झंडा दे करके भेजेगी, एक को छोड़कर, वो कौन? एक को छोड़कर अगर कोई समाजवादी पार्टी से जाता है, क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, तो अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता ही पहुंच गया कि चलो वहाँ चलते हैं तो हमारा फाइल सब दब जाएगी और हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, तो वहाँ कहूँगा भैया मुझे कहीं और भेज दीजिए, मैं कहीं किसी और विधानसभा में चला जाऊँगा। लेकिन चिल्लू पार में जो लोग हैं, अगर उनमें से कोई आता है तो पार्टी बिल्कुल उनके साथ तन मन धन से जितना मेरी सामर्थ्य है लेकर के हाजिर रहूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि कमल, इच्छा एक ही है कि कमल खिला है, कमल खिला रहे, यही सपना है। चेहरा कौन होगा ये पार्टी को तय करने का अधिकार दिया मैंने। और अगर पार्टी इन सब के बावजूद ये कह, हमारे लीडर हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे लीडर हैं आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे लीडर हैं आदरणीय अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, वो कहते हैं कि दिमाग खराब है तुम्हारा, चलो ये लड़ो यहाँ पे, तो मैं अपने लीडर की बात मानने के लिए अपने उस 2022 के संकल्प को मना भी कर सकता हूँ। फिर यही सवाल उठ जाएगा कि आप अपनी बातों पे अटिक नहीं रहे। आप जो वादा किए थे 22 में घूम घूम के, जो लोग आपके साथ ही थे, जो चंदन जी, राजेश त्रिपाठी के वचन की छोड़िए, राजेश त्रिपाठी को अगर लगे, पार्टी कहे कि तुम्हारे बलिदान होने से पार्टी का भला होगा, तो राजेश त्रिपाठी जान देने को तैयार है। यार आप वचन की बात कर रहे हो। पार्टी बनी रहे, क्योंकि इस देश को मोदी योगी की ज़रूरत है, इस देश को भाजपा की ज़रूरत है, एनडीए की ज़रूरत है। आने जो नींव रखा है इस पार्टी ने, उस नींव को अभी महल बनना बाकी है। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत
आत्मनिर्भर चिल्लू पार बनना बाकी है। चिल्लू पार में गांव गांव उद्योग लगना बाकी है। अगर इस सपने को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के आने वाली पीढ़ियों की चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अगर राजेश को कुर्बानी देनी पड़ी ना, वो चाहे शरीर की कुर्बानी हो, चाहे जुबान की कुर्बानी हो, वो कुर्बानी भी पार्टी हित में देने के लिए तत्पर हो। लेकिन स्वस्थ राजनीति में आप नहीं मानते हैं कि कभी परिवर्तन जरूरी है स्वस्थ राजनीति के लिए? नहीं, मैं ये मानता हूँ अगर वह व्यक्ति और वह पार्टी देश समाज उस क्षेत्र के लिए घातक है तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वह लगातार काम पार्टी और वह दल और वह लीडर लगातार कर रहा है तो क्यों परिवर्तन जरूरी है? मोदी जी आज बेहतरीन लीडर के रूप में काम कर रहे हैं, क्यों जरूरी है मोदी जी को परिवर्तित कर देना? आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और $1 ट्रिलियन की तरफ योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए लेके चल रहे हैं। ऑर्गेनाइज जो है वो माफियाज का खात्मा किया जिन्होंने, और विकास की नई नई रोज तस्वीरें लिख रहे हैं। क्यों जरूरी है कि परिवर्तन कर दिया जाए? वहाँ परिवर्तन जरूरी हो जहाँ का नेतृत्व उस क्षेत्र, उस देश, उस प्रदेश के लिए घातक हो रहा हो, वहाँ जरूरी है। क्यों परिवर्तन करेंगे? समझाइए मुझे आप, ये क्या बात हुई? क्यों परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन नहीं, परिवर्तन फिर कह रहा हूँ बिल्कुल जरूरी है। अगर वह उस क्षेत्र, उस प्रदेश, उस देश के लिए वह पार्टी, वह व्यक्ति, वह लीडर घातक है तो बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। वही परिवर्तन करने के लिए मैं साथ में आया था। लेकिन क्या राजेश त्रिपाठी माफिया है? क्या राजेश त्रिपाठी गुंडा है? क्या राजेश त्रिपाठी अपराधी है? क्या राजेश त्रिपाठी जेल में बंद करके चुनाव लड़ा है? नहीं ना। तो फिर राजेश त्रिपाठी अगर उद्योग लगवा रहा है, राजेश त्रिपाठी लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रहा है, राजेश त्रिपाठी सड़कें बनवा रहा है, राजेश त्रिपाठी 24 घंटा बिजली दे रहा है, राजेश त्रिपाठी अगर बसों का संचालन करा रहा है, राजेश त्रिपाठी अगर वहाँ कस्तूरबा गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज बनवा रहा है, राजेश त्रिपाठी वहाँ राजकीय हाई स्कूल बनवा रहा है, राजेश त्रिपाठी वहाँ ITI बनवा रहा है, मेडिकल कॉलेज बनवा रहा है, राजेश त्रिपाठी अगर लगातार जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है तो समझाइए ना परिवर्तन क्यों? क्योंकि किसी की इच्छा है कोई MLA बन जाए। इच्छा से MLA नहीं, सेवा से के लिए MLA बनिए। तमगा लेने के लिए MLA बनने की जरूरत नहीं है। मैं सभी ऐसे लोगों से कहता हूँ, सेवा में आइए, जनता का, अपने पार्टी का दिल जीतिए, टिकट पाइए, MLA बनिए। लेकिन सजनी, हम भी एक दिन राजकुमार बन जाते, यदि होता किन्नर नरेश में, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। इससे राजनीति नहीं चलती है, और कम से कम चिल्लू पार की राजनीति तो नहीं ही चलेगी। जनता से आप क्या कहेंगे, चिल्लू पार की जनता से और आज के युवा की? चिल्लू पार की जनता और चिल्लू पार का युवा या महिला या बाल या वृद्ध जो भी हैं, सबसे मेरी एक ही अपील है कि बड़े तपस्या के बाद, वर्षों, एक वो लाइन है मैं पूरा भूल रहा हूँ, वर्षों कैसे कोई रोती है नूरी तो फिर कोई एक दीदावर पैदा होता है, ऐसा करके कोई लाइन है, मैं मिस कर रहा हूँ। बड़े सौभाग्य से मोदी और योगी जैसा नेतृत्व मिला है, इसे जाने मत देना। समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 27 में योगी को आने नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके टॉप लीडर कहता है कि हम योगी को जाने नहीं देंगे। तो फिर बहुत शिद्दत से ये दोनों लीडर मिले हैं, इनको मजबूती से बनाए रखना है, वरना ये जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, आतंकवादियों को छोड़ने वाले जो दल हैं, आतंकवादियों को अपने 5 KD बुला करके जो वो बिरयानी खिलाने वाले लोगों को, दोबारा राम मंदिर का विरोध करने वाले लोगों को, धारा 370 का विरोध कर कश्मीर को भी अलग थलग करने वाले सोच रखने वाले लोगों को, समाज को जातियों में बांट करके छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को कतई चिल्लू पार वालों बर्दाश्त मत करना, आने मत देना उन्हें। चेहरा चाहे जो हो मगर कमल को खिलाए रखना, यही आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप थे चिल्लूपार के वर्तमान विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपना पक्ष बड़े ही मजबूती से रखा और हर सवालों की जवाब बड़े ही संयमित ढंग से आपने दिया, हर अपने पक्ष को मजबूती से रखा। कैमरा पर्सन शरद के साथ मैं चंदन मिश्रा, न्यूज़ 7 हिंदी।